नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोर्मी गुप्त आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपने चैनल पर अप्रैल के फर्स्ट वीक के टॉप 30 करंट अफेयर्स लेकर के आए थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण भी थे। और अपने वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर को लेकर के, जो कि 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक के करंट अफेयर के फिर से टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मगर इस वीडियो को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके तक पहुंचाएंगे, और फिलहाल ये पार्ट 1 है जिसके अंतर्गत हमने 15 क्वेश्चंस को रखे हैं। तो आप अगर अभी भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने वीडियो को पॉज करें और एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल सिद्ध होने वाला है। तो चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स पर, जो कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के बीच का है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। पहले सवाल में लिखा गया है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, अनुराग श्रीवास्तव और रवीश कुमार। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में ऑप्शन नंबर सी अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लिए हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये रवीश कुमार की जगह लिए हैं, यानी कि रवीश कुमार विदेश मंत्रालय के इसके पहले प्रवक्ता के रूप में थे और उनकी जगह अब अनुराग श्रीवास्तव ने ले ली है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी, जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, ये वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। और संजय कोठारी जो हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये सब आपको याद रखना है। आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अनुराग श्रीवास्तव, जो हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप ही लोगों में से कुछ फ्रेंड्स ने हमें पर्सनल कमेंट किया था और उनका कहना था कि इस वीडियो में अगर फोटोज और ग्राफिक्स वगैरह भी दिखाए जाएं तो यह वीडियो और भी प्रभावी बन सकता है। तो यह आपका अपना चैनल है, आपके ही सुझावों को हम मानकर आगे बढ़ते हैं और मैंने यह प्रयास किया और इस बार फोटोज और ग्राफिक्स को भी इंक्लूड करके यह वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के कारण जो है 2 साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब सवाल उठता है कि सांसद निधि क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक सांसद को हर वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, जिसके कारण जो है 2 साल तक के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसने इसी कोविड-19 के चलते सभी सांसदों के 1 वर्ष के वेतन में 30% कटौती करने का यह निर्णय लिया है। तो आपको यह परसेंटेज भी याद रखना है कि सभी सांसदों के 1 वर्ष के वेतन में 30% कटौती करने का निर्णय लिया गया है और इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी शामिल हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन है: रेखा मेमन, यूबी प्रवीण राव, केशव मुरुगेश और देवजनी घोष। तो इसका सही उत्तर है यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है और आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। उनका फोटो में है यूबी प्रवीण राव और इन्होंने किसका स्थान लिया है यह भी आप याद रखिए। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर सी केशव मुरुगेश का स्थान लिया है। और अब ऑप्शन नंबर ए की अगर आप बात करें तो रेखा मेमन लिखा है और इन्हें इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इसी नैस्कॉम का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आपको नैस्कॉम का अध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछे तो यूबी प्रवीण राव और उपाध्यक्ष पूछे तो रेखा मेमन। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो देवजनी घोष, ये भी नैस्कॉम की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये बहुत पुरानी है। फिलहाल आपको ऑप्शन ए बी सी से ज्यादा फोकस करना है। तो रेखा मेमन नैस्कॉम के उपाध्यक्ष, यूबी प्रवीण राव नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष और केशव मुरुगेश का इन्होंने स्थान लिया है। बाकी नैस्कॉम की बात करें तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
ये नेस्कॉम है क्या? तो ये भारत की आईटी कंपनियों का व्यापारिक समूह है और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, साथ ही इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, ये सब भी आपको याद रखना है। तो मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाइफलाइन उड़ान, कोरोना विंग्स, कोरोना राहत उड़ान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाइफलाइन उड़ान। लाइफलाइन उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है और यह कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया है। इस लाइफलाइन उड़ान के तहत आवश्यक उपकरणों व दवाओं के परिवहन के लिए विमानों का प्रयोग किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सत्य कथन छांटिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैंने जानबूझ करके कथन में प्रेजेंट किया है ताकि आप जो है सवालों के विभिन्न आयामों से परिचित हो सकें, किस किस तरह से वह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कथन 1 दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित की है। और कथन 2 दिया गया है, इस ऐप पर क्वारंटाइन व्यक्ति को हर घंटे सेल्फी अपलोड करनी होती है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि इसमें कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही सत्य हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है और इसका कार्य क्या है कि यह क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करेगा। और किस प्रकार ट्रैक करेगा? तो इसके लिए जो क्वारंटाइन व्यक्ति हैं वो हर घंटे अपनी एक सेल्फी इस ऐप पर अपलोड करेंगे ताकि उन पर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस बराबर नजर बनाए रखे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो आप यहाँ मैप में छत्तीसगढ़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। इस प्लान का आखिरी टी निम्न में से किस शब्द का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न को भी मैंने नए तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया हूं। और ऑप्शन नंबर ए टेस्टिंग, बी ट्रेसिंग, सी ट्रीटमेंट और डी ट्रैकिंग। तो 5T प्लान की यह घोषणा जो की है, इसमें आपको 5 टी का लाइन से मतलब याद रखना है और क्रमानुसार याद रखना है। तो इसका आखिरी टी किसे प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। मगर इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये 5T प्लान के 5 टी का क्या मतलब है ये जानना पड़ेगा। तो पहले टी का अर्थ जानते हैं। पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे टी का मतलब है टीम वर्क और आखिरी टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो इस प्रश्न में आखिरी टी पूछा था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रैकिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5T प्लान दिल्ली सरकार की जो हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए आई है, ये बहुत ही एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की भी घोषणा की है। तो ये 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड ये दोनों ही आप याद रखेंगे। शील्ड का भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। शील्ड क्या है? S फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, E फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड D लास्ट डोर टू डोर सर्वे। तो इस पूरे 5T और शील्ड को हम समेकित रूप से देखें तो 5T में क्या कहा जा रहा है? टेस्टिंग, मतलब सबसे पहले क्या किया जाएगा? कोरोना संक्रमित व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। ट्रेसिंग, उसे ट्रेस किया जाएगा। ट्रीटमेंट यानी कि फिर उसका इलाज, ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इन सब के लिए बहुत ही आवश्यक है टीम वर्क। तो चौथे टी का मतलब है टीम वर्क एंड एट लास्ट उसे ट्रैक किया जाएगा, ट्रैकिंग। लास्ट टी का मतलब है ट्रैकिंग। और इसी तरह से शील्ड क्या है? ये हॉटस्पॉट एरिया के लिए विशेषकर लागू किया है दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, जिसमें किसी भी हॉटस्पॉट एरिया को एस फॉर सीलिंग ऑफ द एरिया, तो उस एरिया को क्या किया जाएगा? सील किया जाएगा। एच फॉर होम क्वारंटाइन, वहां के जो संक्रमित लोग होंगे उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होंगे उनको आइसोलेट किया जाएगा। और ई फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। जैसे अगर किसी एरिया को वो सील कर रहे हैं तो निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति,
है ना, बिजली आपूर्ति और इत्यादि जितने भी इसेंशियल आवश्यक सेवाएं हैं उनको भी वो सुनिश्चित करेंगे कि वो आसानी से वहां तक पहुंचें। और L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, यानी कि लोकल स्तर पर स्थानीय क्षेत्रों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है D डोर टू डोर सर्वे, और उस एरिया के प्रत्येक दरवाजे दरवाजे जाकर सर्वे किया जाएगा। बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसे प्लीज़ एक बार लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, और इसे अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही इस वीडियो जो आप देख रहे हैं उसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसका ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल, और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 13 अप्रैल। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप सभी दे सकते हैं, बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 13 अप्रैल यही सही सुमेलित नहीं है। और आप सभी इससे परिचित भी हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रति वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और बाकी के 3 ऑप्शन ऊपर से सही हैं, और उन्हें आपको याद भी रखना है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और ये सैमुअल हैनीमैन जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्हें ही होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। बस इसी कारण से इनके जन्मदिन के अवसर पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो इस पहले लाइन में जर्मनी शब्द, सैमुअल हैनीमैन और होम्योपैथी के संस्थापक, और यह 10 अप्रैल, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो कि 11 अप्रैल को मनाया जाता है, यह कस्तूरबा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एक प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को हाल ही में 11 अप्रैल को मनाया गया, यह किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपको उत्तर देना होगा कस्तूरबा गांधी की जयंती। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस अगर 12 अप्रैल को मनाया जाता है तो इसके भी कारण है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भीमराव अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, परंतु आपको ये याद रखना है कि इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका उत्तर होगा 129वीं जयंती, 129। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मगर उससे पहले एक नजर हम डालना चाहेंगे अप्रैल माह के प्रमुख दिवस पर, जो कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच कौन कौन से अप्रैल माह के प्रमुख दिवस हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ बताए थे, जैसे पहला उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। क्यों 1 अप्रैल को? क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। और आपको जिन जिन दिवस तो मैक्सिमम लोगों को याद होंगे, मगर उसके थीम हमेशा हर साल बदलते रहते हैं, वो आपको जरूर याद रखना है। तो इस साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर उसका जो थीम जारी किया गया वह था द ट्रांजैक्शन ऑफ एडल्टहुड। तीसरे नंबर पर आते हैं, 4 अप्रैल को जारी किया गया 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, और इसका थीम रखा गया टुगेदर फॉर माइन एक्शन। फिर आगे 5 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यह पहली बार यह दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस साल पहली बार मनाया गया है। और आपको इससे भी ज्यादा एक बात यह याद रखनी है कि यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस, किस देश के रिकमेंडेशन पर बनाया गया है? तो आपको याद रखना है बहरीन नामक देश के रिकमेंडेशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस मनाया। 5 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, वह है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इसका थीम रखा गया द हिंद ओशियन इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ओशियन। 7 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
जिसका थीम रखा गया सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस पूरे वर्ष 2020 को नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वीं जयंती के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह निर्णय लिया है। और ये सारी चीज़ें आप और डिटेल में जान सकते हैं हमारे अप्रैल माह के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर विजिट करें। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। इन तीनों की बात हम लोगों ने प्रश्न में कर ली है। अब बात करते हैं 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस क्यों मनाया जाता है? यह भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत, फिर से याद करें, ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने इस पूरे सियाचिन क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, मतलब पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। बस इसी कारण से 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व चगास रोग दिवस यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को। तो ये थे अप्रैल माह के प्रमुख दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विजडन द्वारा किस क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके, बेन स्टोक्स, विराट कोहली, केन विलियमसन, इयोन मॉर्गन। तो इसका सही उत्तर है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं बेन स्टोक्स और ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अब आपको साथ में ये भी याद रखना है कि विजडन द्वारा किस महिला क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। मतलब विजडन द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से एलिस पेरी। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, पुरुष में बेन स्टोक्स और जो कि इंग्लैंड से हैं, और महिला में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं कि ये किसी पूर्वोत्तर राज्य द्वारा ही ऐप लॉन्च किया गया है, मगर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये चारों के चारों राज्य आपके पूर्वोत्तर ही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है और आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यह है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से आप और का क्या जान सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो कि है ईटानगर, इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश से एक मुख्य नेशनल पार्क जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है नामदफा नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले आप ये भी जानें कि अन्य सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐप, एक रिमाइंड करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाल ही में झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया था। और यह ऐप क्यों लॉन्च किया था? आसानी से ई पास जारी हो सके। किसके लिए ई पास जारी हो रहा है? तो आवश्यक वितरण सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को आसानी से ई पास जारी किया जा सके, इसलिए यह प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, जो है इस समय कोरोना वायरस के कारण आपने देखा होगा कि भारी संख्या में ऐप लॉन्च किए गए हैं, मगर आपको वो सारे ऐप जो हैं कैटेगरी वाइज करके याद करने होंगे। कुछ ऐप ऐसे होंगे जो ट्रैकिंग के लिए हैं, कोरोना वायरस मरीजों के ट्रैकिंग के लिए हैं। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो ई पास जारी करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन सारे ऐप्स को आप जो है अलग अलग कैटेगराइज करके लिखते जाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साथ ही इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया है और पंजाब सरकार कोवा पंजाब, जो कि इसके नाम में भी आ रहा है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 ऑप्शन है आपका, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है। आप फोटोज में यहाँ देख सकते हैं जेफ बेजोस को, और आप जानते भी होंगे कि ये कौन है। तो ये अमेजन कंपनी के मालिक हैं। कौन से कंपनी के? अमेजन कंपनी के मालिक हैं। मगर बाकी के जो ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उस पर भी थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको कम से कम 3 जो है स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। इस सूची में प्रथम स्थान पर तो जेफ बेजोस हैं, दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपको याद रखना है कि उसी अमेरिका से बिल गेट्स। दूसरे स्थान पे कौन है? बिल गेट्स।
जो कि अमेरिका से हैं, और तीसरे स्थान पर रखे गए हैं फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट। और आपको भारत के मुकेश अंबानी का भी रैंक विशेषकर याद रखना है, वो जो है इस सूची में 17वां स्थान है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रथम स्थान पर यूएसए के जेफ बेजोस, द्वितीय स्थान पर इसी यूएसए के बिल गेट्स, तृतीय स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट और भारत के मुकेश अंबानी का स्थान इस सूची में 17वें स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन है, ए सक्षम, बी समाधान, सी परामर्श और डी भारत विजय। तो आपको बताना है एमएचआरडी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है। तो हाल ही में एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी समाधान। तो आपको याद रखना है एमएचआरडी मंत्रालय ने समाधान ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। और एमएचआरडी ने हाल ही में बहुत सारे पोर्टल वगैरह शुरू किए हैं, मगर पहले उससे हम ये जान लें कि इस समाधान का उद्देश्य क्या है। इस ऑनलाइन चैलेंज समाधान का उद्देश्य है विद्यार्थियों में नई खोज करने की क्षमता परखना और परीक्षण हेतु एक मजबूत मंच मुहैया कराना। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है वो भी आपको याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक। आप यहाँ पर फोटो में उनको देख भी सकते हैं। ये रमेश पोखरियाल निशंक हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने 10 अप्रैल को भारत पढ़े ऑनलाइन नामक अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। आप भी देख रहे होंगे कि इस समय लॉकडाउन के समय सभी छात्र लगभग ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर इन्होंने भारत पढ़े ऑनलाइन नामक अभियान शुरू किया है। साथ ही एमएचआरडी मंत्रालय द्वारा एक युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युक्ति का फुल फॉर्म आप याद रखें, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको यहाँ पर युक्ति में ये के फॉर नॉलेज, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड आई फॉर इनोवेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रश्न को घुमाकर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि युक्ति में टी या के या आई किस शब्द को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना होगा कि नॉलेज, टी टेक्नोलॉजी एंड आई इनोवेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस पराग राजा, बी कर्नाटक बैंक महाबलेश्वर एमएस, सी बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव चड्ढा और डी गूगल कंपनी सत्य नडेला। तो हमें लगता है इसका सही उत्तर आप सभी पकड़ लिए होंगे, क्योंकि गूगल कंपनी का सत्य नडेला से कोई भी संबंध नहीं है और यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सत्य नडेला ये कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ, जबकि गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल कंपनी की ही पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी। और हाल ही में, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में अल्फाबेट कंपनी के सीईओ के रूप में भी सुंदर पिचाई को ही नियुक्त किया गया है। तो गूगल कंपनी और अल्फाबेट कंपनी इन दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। और बाकी 3 ऑप्शंस आपको दिमाग में बैठाने हैं कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो वो हैं पराग राजा, कर्नाटक बैंक में हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में महाबलेश्वर एमएस और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा हैं। इन तीनों की नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका गुजरात। और गुजरात से आप और क्या क्या जान सकते हैं? इसका राजधानी इसकी है गांधीनगर, इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक। उस किसान वैज्ञानिक का नाम भी फ्रेंड्स आप याद रखें, वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, यानी कि वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने इस बायो फोर्टिफाइड गाजर को विकसित किया है। और गुजरात से संबंधित नेशनल पार्क वो भी आप याद रखें, एक है गिरवन और एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क गुजरात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME को सेफ प्लस नाम से आपातकालीन ऋण देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, सिडबी, बी नाबार्ड, सी SBI और डी एक्सिस बैंक। तो हाल ही में सिडबी ने, क्या उत्तर होगा इसका? सिडबी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सेफ प्लस नाम से आपातकालीन ऋण देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, सिडबी का फुल फॉर्म आपको याद रहता तो शायद आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और सिडबी क्या है? तो एक स्वतंत्र एवं वित्तीय संस्था है जिसका कार्य है, जिसका किस लक्ष्य से स्थापित किया गया है कि वह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करे, है ना, उसका वित्त पोषण करे, उसका संवर्धन करे, और इसी लक्ष्य से सिडबी की स्थापना की गई है। और हाल ही में सिडबी ने MSME के लिए आपातकालीन ऋण देने की घोषणा की है और उसका नाम रखा है सेफ प्लस। तो सेफ प्लस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इस सेफ का फुल फॉर्म है, सेफ में S जो है सिडबी को रिप्रेजेंट करता है, A असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। सेफ का फुल फॉर्म हो गया सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। तो ये रहा सेफ प्लस का फुल फॉर्म। अब साथ ही आपको सिडबी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है और वर्तमान सिडबी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, गूगल, सैमसंग, हुआवे, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा गूगल। गूगल कंपनी ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, ये वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड क्या होता है आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि यह है आपका वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, और ब्रेल से आप समझ सकते हैं कि यह दृष्टिहीन व्यक्तियों से संबंधित होगा। तो हाल ही में गूगल कंपनी ने यह कीबोर्ड लॉन्च किया है और यह कीबोर्ड दृष्टिहीन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फोन पर टाइप करने में मदद करेगा। तो ये थे आपके अप्रैल के सेकंड वीक के टॉप 15 सवाल, और हमने आपके लिए टॉप 30 सवाल रखे हैं जिसमें से पार्ट 1 में केवल 15 सवाल आपको दिए हैं। बाकी के 15 सवाल आपको पार्ट 2 में दिए जाएंगे। मगर तब तक आपका स्वागत है हमारे प्रश्न त्रिवेणी कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इन तीनों प्रश्नों में मजे की बात यह है कि यह प्रश्न हमारे पिछले वीडियोस से संबंधित होंगे। अगर आप हमारा पिछला वीडियोस देखे हैं तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, और इसका उत्तर मैं आशा करता हूं आप सभी व्यूअर्स देंगे कमेंट बॉक्स में। और पहला सवाल है ये, निम्न में कौन सा शहर भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बना है? दूसरा सवाल, नासा आर्टेमिस मिशन के द्वारा किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव बेस कैंप स्थापित कर देगा? और लास्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से मालदीव देश की मदद के लिए किस परिवहन विमान का उपयोग किया? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। फ्रेंड्स, आपको इन तीनों प्रश्नों का जवाब हमारे पिछले वीडियोस में जरूर मिला होगा, तो आशा करते हैं कि आपको अवश्य याद होगा। और अगर आपको याद है तो आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। परंतु मैं जरूर आपसे आशा करूंगा कि इस प्रश्न त्रिवेणी कार्यक्रम को आप बहुत ही दिलचस्पी से लेंगे और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। और इसके अलावा आपको और भी डिटेल में बताना होगा, इसके बारे में जो कुछ भी आप जानते होंगे वो सब आप वहां पर लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।